Hello everyone, this is Adarsh and welcome back to networking course. This is 31st वीडियो ऑफ नेटवर्किंग कोर्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली है, जहाँ पे हमने डिवाइसेस के बारे में भी जान लिया है। तो यहाँ पे अब हम डिवाइसेस में ही एनआईसी कार्ड जो होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अभी तक कंप्यूटर नेटवर्किंग की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली एक्सेस कर लो और इसे यहाँ से बुकमार्क कर लो, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप ये कोर्स काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो तो यहाँ से प्ले ऑल करके पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट आप वॉच कर सकते हो। इस कोर्स को देखने के बाद आपको बहुत अच्छी नेटवर्किंग से रिलेटेड नॉलेज हो जाएगी। और जाते जाते सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो एनआईसी और नेटवर्क कार्ड, अब एनआईसी को ही हम नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं। अब नेटवर्क कार्ड, एनआईसी, जहाँ पे भी आपको ये प्रोनाउंसिएशन देखने को मिले वहां आप विदाउट एनी डाउट एनआईसी क्या होता है या नेटवर्क कार्ड क्या होता है, दोनों की प्रॉपर एक ही डेफिनेशन आपको देनी है। अब वो डेफिनेशन क्या है? इट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। अब मैंने एनआईसी की आपको फुल फॉर्म बताई, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी कह सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कह सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कनेक्टर भी कह सकते हैं। तीनों ही इसकी फुल फॉर्म होती है। एनआईसी यूज्ड टू कनेक्ट द ईथरनेट केबल। अब देखो क्या होता है कि एनआईसी और नेटवर्क कार्ड ये एक तरीके के एक्सपेंशन कार्ड भी होते हैं और इनबिल्ट कार्ड भी होते हैं। अब एक्सपेंशन का मतलब कि वो एक्सटर्नली लगेगा आपके मदरबोर्ड पे, ठीक है। इनबिल्ट का मतलब कि वो वाला फीचर आपके मदरबोर्ड में पहले से ही है, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर्स में क्या होता है कि आपका जो मदरबोर्ड होता है उसमें आपका जो एनआईसी नेटवर्क कार्ड होता है वो पहले से ही ऑलरेडी बिल्ट इन आता है। अगर आपके उस मदरबोर्ड में ईथरनेट पोर्ट है, जहां RJ45 का जैक कनेक्टर जो लगता है वो वाला इंटरफेस है आपके मदरबोर्ड में, इट मींस एनआईसी नेटवर्क कार्ड आपका ऑलरेडी बिल्ट इन है आपके मदरबोर्ड में। अगर नहीं है तो आपको अलग से पीसीआई स्लॉट्स जो होते हैं उनमें एक्सपेंशन कार्ड लगाना है आपको, अलग से नेटवर्क कार्ड, मतलब एक्सपेंशन कार्ड कहते हैं जो एक्सटर्नली हम कार्ड लगाते हैं। तो नेटवर्क कार्ड हमें लगाना है। नेटवर्क कार्ड में आपकी कैटेगरी हो जाती है एक्सपेंशन कार्ड्स की, तो आपको एक्सटर्नली लगाना पड़ता है। तो आपके ज्यादातर जो नेटवर्क कार्ड्स हैं जो हम इस टाइम पे अपने करंट वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं वो होते हैं RJ45, क्योंकि हमारे लिए ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंटरफेस है। और हमारे जितने भी इंटरनेट लगभग 95% जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे भी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस लगे होते हैं वहां पे RJ45 जैक वाला ही जो आपका मदरबोर्ड है उसमें एनआईसी आता है या एक्सटर्नली आप लगवाते हो, ठीक है। आता ही SC/ST कनेक्टर को सपोर्ट करने वाला भी है, लेकिन 90% केसेस में RJ45 देखने को मिलेगा। With the PC, it is a card which have MAC address written on it. Guys, यहाँ पे आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। आपका जो एनआईसी कार्ड है या आपका जो नेटवर्क कार्ड है, इसी में आपका एनआईसी स्टोर्ड होता है। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है मैक एड्रेस क्या होता है, ठीक है। मैक एड्रेस जो होता है वो एनआईसी में स्टोर होता है। अब एनआईसी में ये स्टोर होता है, इसका मतलब एनआईसी का कुछ कनेक्शन है नेटवर्क से, क्योंकि एनआईसी में मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस का काम क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपका कराना नेटवर्क में। अब उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन को आप किस मीडियम के थ्रू करा पाओगे? जब नेटवर्क से कनेक्ट होगे वायर या वायरलेस मीडियम के थ्रू, तभी तो कांटेक्ट होगा नेटवर्क से, तभी तो वहां यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। तो उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेटवर्क कार्ड में ही लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे ही इंटरफेस कनेक्ट होगा बाहर के नेटवर्क का, यानी केबल कनेक्ट होगी, हमारा कंप्यूटर एनआईसी कार्ड से ही उसे रिस्पॉन्स दे देगा कि भाई इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस ये है। बहुत फास्ट रिस्पॉन्स। तो इसलिए मैक एड्रेस भी इसी में लिखा होता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है वो इसी में लिखा होता है। तो नेटवर्क कार्ड में ही आपका एड्रेस, मैक एड्रेस लिखा होता है। तो कुछ इस तरीके का आपका एक्सपेंशन कार्ड आता है नेटवर्क कार्ड का, यानी एक एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड कुछ इस तरीके का दिखता है। वही मदरबोर्ड वाला तो आपको दिखता भी नहीं है, सिर्फ आपको वहां पे RJ45 का जो इंटरफेस होता है वो दिखता है, ठीक है। तो ये एक एक्सटर्नल आपका एनआईसी कार्ड है। इसमें मेटल एक्सपेंशन कार्ड होता है, ये मेटलिक होता है पूरा, जो कि आपको ऑलरेडी दिख रहा है। सर्किट प्लेट्स होती है इसमें पीछे। बूट रोम चिप है, ये देखो यहाँ पे इसका रोम है। अब रोम में क्या होता है, इसकी सारे मैक एड्रेसेस जो भी है, मैक एड्रेस है या और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पे स्टोर होती है। 32 बिट पीसीआई कंट्रोलर, ये पीसीआई स्लॉट जो होते हैं हमारे मदरबोर्ड में एक्सटर्नली हम लगाना चाहे तो ये पीसीआई स्लॉट्स में लगता है। तो ये उसका इंटरफेस है कि ये भाई इसे कनेक्ट करना है आपको, ओके। एक्टिविटी एलईडी, जब भी आप RJ45 का इंटरफेस यहाँ पे लगाओगे अपनी नेटवर्क केबल के साथ, तब यहाँ पे ग्रीन लाइट जलेगी। वहीं अगर नहीं लगा होगा तो रेड लाइट जलेगी, यानी बैड कनेक्शन, नहीं तो येलो लाइट जलेगी कि आपका अभी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे एक्टिविटी एलईडी भी लगी होती है इनमें।
RJ45 लैन पोर्ट आपका लगा ही होता है। अगर SC/ST कनेक्टर वाला है तो SC/ST कनेक्टर लगे होंगे। तो इस तरीके से ये डिफरेंट पोर्ट्स में आता है, लेकिन 90% केसेस में आपको ईथरनेट पोर्ट यानी RJ45 वाला पोर्ट ही देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये आपकी 5 चीजें होती है जो मेन चीजें हम कहते हैं अपने NIC कार्ड में कि हमारी ये चीजें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे मैंने 5 चीजों के बारे में आपको बता दिया। तो 5 चीज आपकी NIC के अंदर होती है। ऐसा कंपोनेंट आप इसे कंसीडर कर सकते हो नेटवर्क कार्ड का। तो यहाँ पे आप देख लो, जो हमारा NIC है यानी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर या कार्ड, वो 2 टाइप में 2 कैटेगरी पे लाई करते हैं। अब एक कैटेगरी आपकी वायरलेस, एक कैटेगरी आपकी वायर्ड NIC। तो वायरलेस में क्या है कि ऑलरेडी आपको वायरलेस से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वायर का कोई भी चक्कर नहीं है। तो दोनों को हमने एक्सटर्नली लिया हुआ है, बिल्ट इन भी होते हैं, एक्सटर्नली हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सटर्नली में आपको ये देखो PCI कंट्रोलर वाला स्लॉट देखने को मिल रहा है दोनों में ही। और साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चिप्स होती है, यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसी चीजें नहीं होती कि ट्रांजिस्टर्स लगे हैं एक्सटर्नली, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, वैसी सर्किट प्लेट इसमें नहीं होती है। बिल्कुल चिप बेस्ड होती है, जिसमें आपकी किसी में सीमोस होगी, किसी में बायोस स्टोर होगा। इसका बायोस से एक्चुअली इसका जो रूम होता है, जिसमें इसके जो मेन सॉफ्टवेयर होते हैं, मैक एड्रेसेस होते हैं, वो स्टोर होते हैं, फर्मवेयर स्टोर होता है इसका, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके का होता है। वहीं आपका वायर वाला कुछ इस तरीके का होता है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। तो वायर में क्या है, आपको RJ45 का या इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें आप नेटवर्क केबल लाके लगा सकते हो। वही वायरलेस में कुछ इस तरीके का एंटीना निकला होता है, इस तरीके का आपका एंटीना निकला होता है, जिसकी मदद से आप वायरलेस जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको कैच करके उस नेटवर्क में आप कनेक्ट हो सकते हो। बस इतना अंतर है। एक आपके वायरलेस नेटवर्क्स को कैच करने के लिए होता है, एक आपका वायर नेटवर्क्स को अटैच करने के लिए होता है। तो दोनों में ही अंतर है, दोनों ही आपके नेटवर्क कार्ड कहलाते हैं, बिकॉज दोनों ही नेटवर्क में आपको जोड़ने का काम करते हैं। एक का मीडियम है वायर वाला, एक का मीडियम है वायरलेस। तो यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ NIC आ जाते हैं, यानी आपके नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कितने टाइप्स में आता है। तो गाइज यहाँ पे 2 टाइप के आते हैं आपके NIC। तो मैं यहाँ पे दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला है आपका ईथरनेट NIC। ईथरनेट से हम डायरेक्ट यहाँ से समझ सकते हैं कि ईथरनेट यानी ईथरनेट केबल, यानी ईथरनेट का यहाँ पे रिलेशन क्या है कि एक वायर कम्युनिकेशन, एक वायर नेटवर्क। तो ईथरनेट में आपका वायर मीडियम आएगा। वायर मीडियम प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर इन द लोकल एरिया नेटवर्क एंड द अदर नेटवर्क ऑन इंटरनेट। तो ये इंटरनेट में जो हमारे लोकल नेटवर्क्स होते हैं उनमें कनेक्ट कराने के लिए, जस्ट लाइक जो आपका ISP है वो वायर मीडियम से आपके पास इंटरनेट भेजता है, तो वो एक वायर देता है आपको, और RJ45 जैक लगा के आपके कंप्यूटर के जो पीछे RJ45 का इंटरफेस होता है उसमें आपको प्लग इन कर देता है। तो आपका इंटरनेट चल जाता है IP देने के बाद। तो इस तरीके से आपका ये इंटरफेस होता है, और इस तरीके का आपका NIC कार्ड में ही वो अटैच होता है। जो RJ45 जैक आके लगता है ना, वो आपको लगता तो है कि आपकी CPU में लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, वहां पे आपका नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, उसमें वो आपका अटैच हो रहा है। इस तरीके से आपका ये नेटवर्क कार्ड ही होता है जहां पे ये अटैच होता है आपका आके। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो वायर्स आती है नेटवर्क में, हम उसी में कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं बैंडविड्थ के अनुसार। अब बैंडविड्थ और रेंज क्या होती है मैं अगली स्लाइड में बता दूंगा। आप इतना समझ लो 5 10 100 और गीगाबिट, ये कुछ बैंडविड्थ्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में आगे, ठीक है। तो ये ईथरनेट NIC में होते हैं, मैं आगे बताता हूँ इनके बारे में। तो वायरलेस जान लेते हैं, वायरलेस नेटवर्क NIC क्या होता है। वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर्स इनेबल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर वाईफाई और अदर वायरलेस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। तो कुछ प्रोटोकॉल्स होती है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है, जिनकी मदद से आपको आपके सिस्टम को एक ऐसी एबिलिटी मिल जाती है जो कि आप वायरलेसली कुछ किसी भी नेटवर्क को एक्सेस कर पाए। अब आपका वायरलेस में कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क करती हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होती है, एक इंक्रिप्शन भी लगता है, आपने CCMP GCMP सुना हो शायद। इसी के साथ साथ वहां पे की जनरेट होती है, हैंडशेक होता है वायरलेस नेटवर्क्स में। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका वायरलेस नेटवर्क में और भी चीजें होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं। IEEE का 802.11an जो कि अभी वायरलेस वाईफाई में चलता है, 802.11an, ठीक है। इस तरीके का स्टैंडर्ड होता है। साथ साथ फ्रीक्वेंसी होती है, जो नॉर्मल वाईफाई होता है वो हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। तो इस तरीके से जो भी फ्रीक्वेंसी या स्टैंडर्ड्स या कुछ ऐसी चीजें होती है, प्रोटोकॉल्स होती है, रूल्स होते हैं, उनके आपस में आपको एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड हो जाए कि आप किसी वायरलेस नेटवर्क को एक्सेस कर पाए, तो वो आपको प्रोवाइड करता है। वो जो एबिलिटी वो प्रोवाइड करने वाला होता है वो नेटवर्क कार्ड होता है। वो कौन सा नेटवर्क कार्ड होता है? वायरलेस वाला नेटवर्क कार्ड होता है। तो कुछ कंप्यूटर्स जो होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, उनमें तो आ जाता है ये एक्सटर्नली बिल्ट इन, लेकिन जो एक्सटर्नली आते हैं, इंटरनली नहीं एक्सटर्नली, जो बाहर से आप लेते हो या आपके जो डेस्कटॉप्स होते हैं, ज्यादातर में आपको वायरलेस देखने को नहीं मिलता है, वहां पे आपको एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वायरलेस नेटवर्किंग कार्ड आपको ज्यादातर
लगवाना ही पड़ता है, जल्दी देखने को नहीं मिलता। तो ये आपको ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि किसी वाईफाई कनेक्शन के साथ आप वायरलेसली कनेक्ट हो पाओ। तो इस तरीके की एबिलिटी प्रोवाइड करने वाला आपका वायरलेस नेटवर्क एनआईसी कहला जाता है। तो इसमें आपकी बैंडविड्थ स्पीड के अनुसार होती है 100 एमबीपीएस या 60 एमबीपीएस, जितने का आपका बैंडविड्थ आपका एनआईसी कार्ड दे रहा है। उसमें भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी आती है, जैसे 50 एमबीपीएस का आपका एनआईसी आएगा, 100 एमबीपीएस का आएगा, 1 जीबीपीएस का आएगा। तो उसकी रेंज के हिसाब से होती है, आप जितना महंगा लोगे उतनी अच्छी बैंडविड्थ आपको देखने को मिलेगी। वहीं इथरनेट में आपकी बैंडविड्थ कुछ इस तरीके की होती है, तो इनके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में बता देता हूं। तो यहाँ पे बैंडविड्थ के बारे में जान लेते हैं, इथरनेट एनआईसी क्लासिफाइड्स, तो इसे हम बैंडविड्थ भी कह सकते हैं। तो 5 बेस टी, अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर फंडा बता दूं 5 बेस टी का मतलब क्या है। तो ये जो 5 लिखा है ना, 5 का मतलब है 5 एमबीपीएस, मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, ये आपकी स्पीड हो गई। और जो ये टी लिखा है, टी का मतलब है यहाँ पे पर 1000 मीटर, पर 1000 मीटर, यानी टी का मतलब आप 1000 मीटर मान लो। अगर टी की जगह सपोज कुछ और लिखा होता, जैसे 2 लिखा होता, ठीक है, तो 2 का मतलब यहाँ होता 200 मीटर्स, 5 लिखा होता इसकी जगह, तो यहाँ पे 5 का मतलब होता 500 मीटर्स। तो ये लिखा होता है उसके हिसाब से कि आपको वो लिखा क्या है। टी की जगह अगर 2, 3, 4, 5 लिखा है तो उतने ही 100 मीटर्स। अगर सिंपली टी लिखा है तो मैक्सिमम अप टू 1000 मीटर मींस 1 किलोमीटर। तो ये इसकी बैंडविड्थ होती है। तो 5 एमबीपीएस अप टू 1000 मीटर। इसके बाद आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा। तो वायर मीडियम है, ऑफकोर्स अगर इससे ज्यादा ले जाना है तो हमें रिपीटर लगाना पड़ेगा। तो इसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ 5 एमबीपीएस होगी, और कहां तक, मैक्सिमम अप टू 1000 मीटर्स तक। इसके बाद आपका डाटा सिग्नल लूज होना चला जाएगा। दिस स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड इन 1973 यानी अप्रोक्सीमेटली जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 2-3 साल के अंदर ही आपका इथरनेट का ये एनआईसी क्लासिफाइड हो गया था इस स्पीड की, इस बैंडविड्थ में, ठीक है। The original protocol was capable of transmitting photograph through a coaxial cable over a distance of about 1000 meters. तो 1000 मीटर्स की रेंज होती थी, इसको सबसे पहले ट्रांसमिशन फोटोग्राफ से लेके हुआ था। एक पैराग्राफ पूरा का पूरा पैराग्राफ को भेजा गया था कि मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है नहीं हो रहा। तो सिंपल टेक्स्ट का पैराग्राफ होता है, तो आप समझ सकते हो कितना आपका उसमें साइज होगा। तो ये बात हम साइड रखते हैं, इतना समझ लेते हैं कि आपका 1000 मीटर्स तक इसकी बैंडविड्थ होती है, 5 एमबीपीएस स्पीड होती है। 1973 में डेवलप किया गया था। एंड इसका जो वायरलेस कम्युनिकेशन, जो वायर कम्युनिकेशन था, इसमें जो वायर मीडियम आई थी, जो ट्रांसमिशन मीडियम था, यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम वही हो गया जो आपका कनेक्शन बन रहा है जिस चीज से, जिस चीज का मीडियम बन रहा है वहां पे, वो था कोएक्सियल केबल। यानी नेटवर्क से आपके सिस्टम के एनआईसी तक जो मीडियम है वो कोएक्सियल केबल का मीडियम है, यानी उस केबल के थ्रू आपका नेटवर्क इधर से उधर कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो ये कोएक्सियल केबल पे वर्क करता था। इसके बाद आपका आ गया 10 बेस टी, जो कि 1987 में आया, अप्रोक्सीमेटली 14 इयर्स लेटर ऑफ 5 बेस टी इन दिस द टेलीफोन केबल्स। अब इन्हें हम कहते थे टेलीफोन केबल। अब यहाँ पे टेलीफोन केबल से ये मतलब नहीं है कि सिर्फ टेलीफोन ही इसमें जुड़ सकता है, नहीं, आपके कंप्यूटर चलते थे इसमें। टेलीफोन बस ऐसा नाम इसको दे दिया गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेलीफोन चलते हैं। ट्विस्टेड केबल वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोएक्सियल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी कोएक्सियल केबल्स जो थी, जिनमें बीएनसी कनेक्टर लगा करता था, जो आपका बीएनसी कनेक्टर आता था, बेयोनेट नील कॉन्सलमैन कहते थे जिसे, उसको रिप्लेस करके यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया गया। अब ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, 8 वायर्स होती हैं, 2-2 के पेयर में 4 वायर्स होती है, मतलब 4-4 जो होते हैं, 4 पेयर होते हैं, और हर पेयर में 2 वायर्स होती है, यानी टोटल 8 वायर्स होती है। RJ45 जैक का इसका इंटरफेस होता है, RJ45 जैक लगा के हम इस वायर को इनपुट कर सकते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर में आपका ये होता है, और ट्विस्टेड पेयर केबल आपका यहाँ पे यूज होता है। एंड यहाँ पे आपकी स्पीड 10 है, इसका मतलब 10 एमबीपीएस आपकी यहाँ पे स्पीड होगी, और टी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 1000 मीटर्स। तो 1000 मीटर्स तक आप यहाँ पे 10 एमबीपीएस तक यहाँ पे बैंडविड्थ ले सकते थे। आफ्टर 1000 मीटर आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा। टी की जगह अगर कोई वैल्यू आपको कभी देखने को मिलती है कि 10 बेस 5 कनेक्शन हुआ करता था, तो वहां समझ लो 10 बेस 500 मीटर तक। तो ये आपकी अगर नए कनेक्शन आप बनाओगे तो 10 बेस 2, 10 बेस 3 ये सब आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम रेंज हम टी की मानते हैं, यानी 1000 मीटर्स। तो इसे टेलीफोन केबल्स कहा जाता था। ट्विस्टेड पेयर केबल्स पे वर्क करता था। RJ45 जैक का जो RJ45 जैक होता था उसका इंटरफेस होता था। साथ साथ इसको 1987 में रिलीज किया गया था। 10 एमबीपीएस इसकी स्पीड होती थी अप टू 1000 मीटर्स तक। तो ये था आपका 10 बेस टी। इसके बाद आता है आपका 100 बेस टी। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे नॉर्मल हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें जो हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो वायर से आके लगता है, हमारे सीपीयू के पीछे जो वायर लगती है, या जो आईएसपी हमें प्रोवाइड करता है, या ऑफिस में आपको देखने को मिलता है, वो होता है आपका 10 बेस टी से लेकर 100 बेस टी। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है।
तभी आपकी स्पीड 10 Mbps से लेकर 100 Mbps तक ही आपको हमेशा दिखाती है। तो इन्हीं दोनों में से आपको वो कनेक्शन हो सकता है। अब ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैं बता देता हूँ। पहले मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, इसके बाद बताता हूँ ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा। आल्सो नोन एज फास्ट इथरनेट, अब इसे हम फास्ट इथरनेट कहते हैं। अब पीछे वालों को हम क्या कहते थे, एक नॉर्मल सा कनेक्शन, अब इसे हम कहने लगे फास्ट इथरनेट, क्योंकि यहाँ पे स्पीड आपको 100 Mbps की देखने को मिल गई। और टी का मतलब पर 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर के बाद आप रिपीटर लगा लो, लेकिन तब तक आपकी स्पीड 100 Mbps रहेगी। तो ये इसकी स्पीड रहती थी फास्ट इथरनेट। इसे कहते थे ट्रांसमिटेड डाटा एट वेरी हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड हमें देखने को मिल गई। तो 90% आजकल जो आपको वायर कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं उसमें आपका 100 बेस टी या 10 बेस टी ही यूज होता है। तो मैं आपको अपने कनेक्शन का बताता हूँ कि मैं कहां से देख सकता हूँ, आप कहां से देख सकते हो कि अगर आपने अलग से इथरनेट लगवा रखा है तो आपका क्या मतलब कौन से बेस पे कौन सा आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हम अभी तक नॉर्मल यूज करते थे। अब इसके बाद जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है आपका गीगाबिट इथरनेट पे। अब ये गीगाबिट इथरनेट क्या है भाई, यहाँ पे आपका 1000 बेस टी वर्क करता है। 1000 बेस टी, 1000 का मतलब 1000 Mbps अप टू 1000 मीटर्स। तो इसे हम 1000 बेस टी या गीगाबिट इथरनेट कह सकते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 1024 MB क्या होता है, 1 गीगाबिट, 1 गीगाबाइट। तो ऐसे ही 1000 आप मान लो गीगा बोल देते हैं हम, 1000 से के आसपास की रेंज को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में गीगा कहते हैं, मतलब गीगा और जो भी होती है किलो ये सब। तो यहाँ पे 1000 Mbps की बात है, इसलिए हम गीगा कहेंगे। गीगाबिट 1000 Mbps यानी 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड, तो आपका हो गया 1 गीगाबिट पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम इसे गीगाबिट भी कह सकते हैं। तो इंक्रीजेस द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क 10 टाइम्स। अब इसमें 10 टाइम्स बढ़ गई, डायरेक्ट जो आपका 100 Mbps आ रहा था तो 10 टाइम्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी अब स्पीड। कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग 1000 Mbps ऑफ डाटा, मैंने बता दिया 1000 Mbps तक की आपको यहाँ डाटा मिल जाता है। तो गीगाबिट से अगर आपको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूं तो अभी आप देखोगे तो जो आपका जियो का आपका आ रहा है फाइबर वाला, ऑप्टिक फाइबर, तो उसमें क्या है कि आपका 1000 Mbps तक का ही आपको कनेक्शन देखने को मिलता है। एयरटेल खुद गीगाबिट इंटरनेट पे वर्क कर रहा है। अगर कुछ इलाकों में अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा, अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हो अच्छे से, तो एयरटेल अपनी सर्विसेज गीगाबिट इंटरनेट पे चालू कर रहा है। अब वो आईएसपी भी बन रहा है, मतलब जगह घर घर पे आपके एक वायर कनेक्शन पहुंचाएगा इंटरनेट के। अब उन वायर कनेक्शन में आपका गीगाबिट इंटरनेट होगा, यानी 1000 Mbps तक की बैंडविड्थ, जो कि बहुत ही ज्यादा बैंडविड्थ है, बहुत ही अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक 100 बेस टी में वर्क कर रहा था, अब सभी के सभी आईएसपी गीगाबिट पे शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, भले ये भी ना हो जाएंगे। तो इस तरीके से 10 बेस टी, 100 बेस टी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है अभी, और गीगाबिट बस इस मार्केट में आ रहा है, धीरे धीरे आ ही जाएगा। तो ये आपके नॉर्मल अभी स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपने लगवा रखा है वायर कनेक्शन ईथरनेट, तो आप कहां से देख सकते हो कि आपका कनेक्शन कौन सा है, किस रेंज पे लाई कर रहा है। तो देख लेते हैं कैसे देख सकते हैं। तो गाइस मैं आ चुका अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अगर मैं यहाँ पे विंडो प्लस आर प्रेस करके यहाँ पे एक ncpa.cpl की कमांड डालू, यानी जो मेरा नेटवर्क एडेप्टर से उनकी सेटिंग्स ओपन करूं, एंटर करूं, तो यहाँ पे मेरी नेटवर्क जो एडेप्टर्स है उनकी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो मेरा वाईफाई यानी मेरा जो वायरलेस जो लगा हुआ है एनआईसी, उसका भी मेरे को यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये जो वायरलेस जो मेरा एडेप्टर है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी कि आपका यहाँ पे कोई भी वायरलेस कनेक्शन नहीं है। तो मैं वायरलेस से कनेक्ट नहीं हूँ, वायर वाले से कनेक्ट हूँ ईथरनेट। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आईएसपी से एक केबल राउटर पे लिया, राउटर से डायरेक्ट मैंने लगा रखी है, तो इस पे मेरा इंटरनेट चल रहा है। मैं डबल क्लिक इसमें करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्पीड आपको देखने को मिल रही है 100 Mbps। तो यहाँ पे जो मेरा बैंडविड्थ बन रहा है वो बन रहा है 100 का, यानी कौन सा वाला बन रहा है, 100 बेस टी वाला। तो मेरा जो स्पीड है यहाँ पे 100 बेस टी है, हमारा बैंडविड्थ 100 बेस टी वाला है। तो मैंने वायर इथरनेट में मतलब वायर एनआईसी में 100 बेस टी का बैंडविड्थ ले रखा है। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हो, तो आप भी देख के जरूर मेरे को कमेंट में बताना। तो ये था देखने का तरीका। अब चलते हैं वापस से अपनी प्रेजेंटेशन में, और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्किंग ऑफ एनआईसी के बारे में। अब ये एनआईसी वर्क कैसे करता है, तो दोबारा से एक मार्कर ले लेते हैं अच्छा सा, ताकि हाईलाइट होके अच्छे से दिखे। तो गैदर द डाटा दैट इज टू बी सेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन। अब ये गैदर करेगा सबसे पहले डाटा। अब जैसे अब आपका क्या है कि एनआईसी लगा हुआ है, अब एनआईसी में सबसे पहले आपका जो भी पैकेट है, जो भी फ्रेम है, आप जो भी भेजना चाहते हो नेटवर्क में, वो गैदर करेगा, ये वो अपने पास पकड़ेगा, क्योंकि एनआईसी में ही आपका मैक एड्रेस स्टोर होता है। अब आपके जो फ्रेम होते हैं उनमें आपका एनआईसी लगता है ना, एनआईसी सॉरी आपका जो मैक एड्रेस है वो लगता है ना, उसका सोर्स लगता है और डेस्टिनेशन मैच होता है। तो इस तरीके से उसके बाद वो नेटवर्क एडेप्टर के पास पहुंचेगा, यानी आपके एनआईसी कार्ड के पास पहुंचेगा। एनआईसी गैदर्स दैट डाटा फ्रॉम द मदरबोर्ड। अब देखो मदरबोर्ड में आपके जो
बसेस होती हैं, आपका जो कंट्रोलर होता है, वहां से वो डाटा का कंट्रोल, एक फ्लो कंट्रोल होगा और वो आपके एनआईसी तक पहुंचेगा एंड ट्रांसफर इट टू स्मॉल बफर ऑन द कार्ड। अब स्मॉल बफर चिप होती है जिसमें आपका कुछ स्पेस होता है, जस्ट लाइक 8 MB 4 MB जैसा कैशे मेमोरीज में होता है, उस स्पेस में पहुंचेगा जहां आपका पैकेट या फ्रेम पहुंचेगा। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, एनआईसी एड्स इट्स ऑन एड्रेस प्लस द डेस्टिनेशन एड्रेस वेयर द डाटा इज टू बी सेंट। अब मैक एड्रेस तो यहीं पे स्टोर है, तो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आपका मैक एड्रेस है, जो डेस्टिनेशन का सोर्स का दोनों का है, वो कहाँ अटैच होगा भाई, आपका जो पैकेट है, जैसे अब मैंने आपको बताया 1484 बाइट का डाटा होता है और 8 आपका जो बाइट होता है उसमें क्या होता है, आपका डेस्टिनेशन और सोर्स का मैक। तो वहां पे आपका एनआईसी से ही वो अटैच होगा, आपका सोर्स का मैक और आपके डेस्टिनेशन का मैक 8 बिट में, इस 8 बाइट में। इसके बाद वो ट्रांसमिट होगा आगे। एनआईसी कैलकुलेट द चेकसम फॉर द डाटा इन द बफर। अब चेकसम देखेगा, हेडर्स देखेगा, जो आपके आईपी के हेडर होंगे वहां पे जो चेकसम होगा कि हाँ भाई इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका जाने का तरीका क्या है, इसमें हमारे जो सोर्स डेस्टिनेशन है वो कैसे दिखा रखा है, पूरा कैलकुलेशन होगा, पूरा एकदम फिलिंग होगी वहां पे। इसके बाद वो द इन्फॉर्मेशन इज देन अरेंज्ड इनटू अ फ्रेम। अब वो फ्रेम में अरेंज कर दिया जाएगा, जितने भी बाइट का आपका फ्रेम बनेगा वो आराम से उस फ्रेम में अटैच कर दिया जाएगा। इसके बाद उसे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा उस RJ45 जो जैक है उसके थ्रू, उस ट्विस्टेड पेयर केबल से निकालकर। इस तरीके से आपका डाटा एनआईसी में आएगा, वहां पे आपका चेकसम चेक होगा, आपका वहां पे जो फ्रेम है या जो भी पैकेट है वहां पे आपका एनआईसी में जो मैक एड्रेस होता है डेस्टिनेशन सोर्स का वो अटैच होगा। इसके बाद उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा और फिर वो आपका ट्रांसमिट हो जाएगा नेटवर्क में। इसी तरीके से आने में भी होता है, डेस्टिनेशन और वो सब चेक कहाँ होगा, यहीं पे होगा, एनआईसी में ही होगा, क्योंकि यहीं पे आपका मैक होता है। तो मैक से रिलेटेड सभी काम यहीं पे होता है, यहीं से आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग का जो मैक एड्रेस है वो यहीं से नोट करा जाता है। तो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है नेटवर्किंग में। अब यहाँ पे जान लेते हैं स्टेप्स फॉलोड बाय एनआईसी। एनआईसी क्या क्या स्टेप फॉलो करता है किसी भी काम को करने के लिए। नेटवर्क एप्लीकेशन रिट्राइव द डाटा बीइंग सेंट। अब नेटवर्क एप्लीकेशन है, जो आपका एप्लीकेशन है वो रिट्राइव करेगा डाटा जो भी सेंट होना है, जो भी भेजना है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, द एनआईसी पुट्स द एड्रेस ऑफ द अदर कंप्यूटर ऑनटू द डाटा। अब मैक एड्रेस जो है अपना सोर्स का भी डेस्टिनेशन का भी आपका एप्लीकेशन में आ गया, आपके एनआईसी में आ गया वो डाटा। अब वो दोनों को अटैच कर देगा, सोर्स को भी डेस्टिनेशन को भी, ताकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन बने। फिर क्या होगा, द एनआईसी कैलकुलेट्स द एरर। जो एरर से वो कैलकुलेट करेगा कोई फ्रेम मिस तो नहीं है, ये देखेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन सही से अटैच हुआ है नहीं हुआ है, ये सब देखेगा। इसके बाद द डाटा इज अरेंज्ड इनटू अ पैकेट एंड सेंट ओवर द नेटवर्क। अब पूरा फ्रेम चेक कर लिया उसने, फ्रेम चेक करने के बाद वो पूरा पैकेट की तरह उसे अरेंज करेगा। इसके बाद वो आगे नेटवर्क में उसे बढ़ा देगा। द रिसीविंग कार्ड चेक्स द एरर, इफ देयर आर नन इट एक्नॉलेजेस द डाटा। अब दूसरी साइड जो दूसरा कंप्यूटर है जो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, वो क्या करेगा, उसके जब कार्ड तक वो डाटा पहुंचेगा तब वहां पे आपका मैक एड्रेस डेस्टिनेशन सोर्स दोनों मैच होगा। इफ इट गेट मैच तो ये आपको एक्नॉलेज कर देगा, आपको आगे बढ़ा देगा, आपको आपकी क्वेरी को फॉरवर्ड कर देगा, आगे बढ़ा देगा, मतलब उसे एक्सेप्ट करके उसे जो भी डाटा डाउनलोड होना है, अपलोड होना है, जो भी होना है वो सब हो जाएगा। तो इस तरीके से उस तरफ का भी चेक करेगा, इस तरफ का भी चेक करेगा, दोनों तरफ के एनआईसी आपके चेकिंग करते हैं। इसके बाद उसे एक्सेप्ट या डिक्लाइन करते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एनआईसी का काम एक्चुअल में किसी भी डाटा को ट्रांसमिशन के दौरान उसका मैक जो सोर्स का है डेस्टिनेशन को दोनों को अटैच करना, वेरीफाई करना, एक्नॉलेज करने का होता है। इस तरीके से आपका एनआईसी यहाँ पे हमारे लिए यूजेबल है और हम इसी के थ्रू इंटरनेट से या किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो पाते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैक एड्रेस का एक छोटा सा ओवरव्यू और ले लेते हैं। वैसे तो ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे ले सकते हैं। NIC has unique identifier called media access control MAC address। तो आपकी MAC address की फुल फॉर्म होती है media access control and it is a unique 12-digit number having alphanumerical digits and having a unique identification across the globe or across the world। इसका जो नंबर आपको मिलता है once at a life, आपकी पूरी लाइफ में वंस एट अ टाइम, मतलब एक ही बार मिलता है, कभी भी वो चेंज नहीं होता, कभी भी वो रिप्लेस नहीं होता। आपके लाइफ टाइम में आपके इस डिवाइस के लिए वो सिंपल एक ही रहेगा, सेम रहेगा। तो एक्चुअल में जो आपका मैक एड्रेस है वो 32 बिट से लेकर 128 बिट्स के बीच में लाई करता है। 32 बिट्स का भी आता है, 128 बिट्स का भी आता है। लेकिन जो ये बाकी के मैक एड्रेसेस हैं वो कुछ ऐसे डिवाइसेस के होते हैं जो कि शायद इंटरनेट से यूज हम नहीं कर सकते, एनआईसी में हम ज्यादातर यूज नहीं करते। जस्ट लाइक आपका, अब आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है, सीसीटीवी हो जाती है, गाड़ियां इवन आजकल आने लगी हैं। इन सब चीजों में जो आपका मैक एड्रेस होता है वो आपका 32 से 128 के बीच में लाई करता है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल जो कंप्यूटर्स में लगा रहता है, जो हमारा कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड्स होते हैं, उनका जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है, हमेशा 48 बिट का ही होगा।
व्हेन रिटन और 6 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसे हम अल्फा न्यूमेरिकल नंबर कहते हैं, और जो ये नंबर की फॉर्म होती है वो होती है हेक्साडेसिमल फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके 12 डिजिट्स होती हैं, तो आपके 6 पेयर्स होते हैं 2-2 के, 6 पेयर्स 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर्स होते हैं, अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल। फर्स्ट पार्ट आइडेंटिफाइज द मैन्युफैक्चरर। अब ये जो लाल पार्ट है, इससे ये आपको जो, अगर आपका रियल टेक का मैन्युफैक्चरर है तो हमेशा सेम रहेगा, डी लिंक का मैन्युफैक्चरर है तो हमेशा सेम रहेगा। बाकी इन 6 डिजिट्स में आपके नंबर चेंज होते रहते हैं। ये होते हैं आपके सीरियल नंबर यानी मॉडल नंबर पे, ये होते हैं मैन्युफैक्चरर नंबर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से देखो, सेकंड पार्ट इज यूनिक फॉर ईच एनआईसी, ये हमेशा यूनिक रहेगा, ये आपका सेम भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका पूरा मैक एड्रेस होता है, तो ये आपको नेटवर्क में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो आई होप मैक एड्रेस तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है, क्लियर हो गया होगा दोबारा से। तो इस तरीके से मैक एड्रेस आपका एनआईसी में ही स्टोर होता है। तो मैक एड्रेस सारा मैनेज आपका एनआईसी में ही होता है। तो कंक्लूजन यहां जान लेते हैं कि हमारा कंक्लूजन बेसिकली हुआ क्या। एनआईसी प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्किंग मीडियम। तो नेटवर्क और कंप्यूटर का जो बीच का मीडियम होता है, कि आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर चलाते हो, बढ़िया मस्त कीबोर्ड तोड़ के टाइपिंग करते हो, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। तो अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है, किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होना है, तो आपको कहीं ना कोई ऐसा कुछ इंटरफेस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, कि आपका जो नेटवर्क से वायर आ रही है वो कनेक्ट हो जाए, नेटवर्क से जो वायरलेस सिग्नल्स आ रहे हैं वो कैच कर ले मेरा कंप्यूटर। तो वहां पे उसे एबिलिटी देनी पड़ेगी, या तो हमें जैक लगाने की एबिलिटी देनी पड़ेगी, नेटवर्क में जाने की एबिलिटी देनी पड़ेगी, या तो हमें वायरलेस सिग्नल्स को कैच करने की एबिलिटी देनी पड़ेगी। तो वो एबिलिटी आपकी एनआईसी कार्ड ही दे पाता है आपकी कंप्यूटर को। तो एनआईसी कार्ड में आपका मैक एड्रेस भी होता है, इससे आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी बन जाता है आपके इंटरनेट पे या आपके नेटवर्क पे। तो एक मीडियम है ये आपके नेटवर्क्स का और आपके कंप्यूटर को बीच में कम्युनिकेट कराने का। ठीक है, इट प्रिपेयर्स, सेंड्स एंड कंट्रोल्स डाटा फ्लो अक्रॉस द नेटवर्क। अब यहाँ पे जो आपका डाटा फ्लो हो रहा है, जो कम्युनिकेशन के दौरान इधर उधर से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, वो आपका जो फ्रेम है, वो जो आपका पैकेट है, उसमें जो आपका मैक एड्रेस है, सोर्स डेस्टिनेशन का काम करना, इसी के साथ साथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन करना, सेंड करना, रिसीव करना, और उनमें हो रहे एरर, चेकसम्स, हेडर्स, इन सब को चेक करना, उनके फ्लो कंट्रोल को चेक करना, मैनेज रखना, एनआईसी का कार्ड होता है, एनआईसी कार्ड का काम होता है, सॉरी। तो ये एनआईसी कार्ड ये भी करता है। इसके बाद ईच एनआईसी हैज अ यूनिक हार्डवेयर नेटवर्क एड्रेस। अब हार्डवेयर नेटवर्क एड्रेस मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस आपका मैक एड्रेस ही कहलाता है, जो कि 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल हेक्साडेसिमल नंबर होता है, 48 बिट्स पे लाई करता है। 32 से 128 बीच के और भी बहुत सारे आपके होते हैं, लेकिन मेनली हमारा 48 बिट हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस। अब आपकी बिल्ड क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आपके उस नेटवर्क कार्ड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क अगर वायरलेस नेटवर्क वाला है तो आपका कितनी अच्छे से उसकी बैंडविड्थ कैच कर पाएगा, कितने अच्छे से कम्युनिकेशन दे पाएगा, कितनी हाई परफॉर्मेंस वाला है, कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बिल्ड क्वालिटी पे डिपेंड होता है एक्चुअल में, और मतलब इन सब चीजों पे क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कार्ड कितना आपका मैनेज कर सकता है, नेटवर्क को हैवी लोड मैनेज कर सकता है, नहीं कर सकता है, बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ में एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, कितना डाटा एक बार में हाई बैंडविड्थ के साथ भेज सकता है, नहीं भेज सकता है। इस तरीके पे ये सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। तो आई होप यहाँ पे एनआईसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि एनआईसी क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, इसमें क्या काम होता है एनआईसी का। तो वायर और वायरलेस दोनों आते हैं, तो जो भी एबिलिटी आपके कंप्यूटर को वायरलेस या वायर के थ्रू मिल रही है, जो आप इंटरनेट चला पा रहे हो, वो आपका एनआईसी कार्ड की बदौलत ही चला पा रहे हो, क्योंकि वही आपका एक ऐसा यहाँ पे रिसीवर बैठा हुआ है आपके कंप्यूटर में, जो कि आपके इंटरनेट को वायर मीडियम के थ्रू या वायरलेस मीडियम के थ्रू कैच कर पा रहा है और आपको उसका रिजल्ट दे पा रहा है। तो आई होप एनआईसी के बारे में यहाँ पे आपको लगभग सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट करिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, और प्लेलिस्ट सेक्शन में एक बार जरूर चेकआउट मारना, आपके मतलब के कोर्सेज यहाँ मिल जाएंगे।